ये सोचना कितना अजीब और दिलचस्प लगता है ना कि अगर हम मानव इतिहास की बिल्कुल शुरुआत में जाएं। तो समाज का नजरिया आज से बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा समय जब परिवार, समाज और सत्ता की पूरी पहचान सिर्फ एक माँ के नाम से तय होती थी। सब कुछ मात्र सत्ता के इर्द गिर्द घूमता था। हाँ, और आज की स्थिति देखिए। वही तो। फिर समय का पहिया कुछ इस तरह घुमा कि आज सदियों बाद वही मानव समाज महिला सशक्तिकरण, बराबरी और सुरक्षा के लिए एक अंतहीन संघर्ष कर रहा है। तो आज की इस विस्तृत पड़ताल में हम इसी बड़े विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रासंगिक विषय है। जी। शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार एक बेहद रोचक दस्तावेज है, जिसका शीर्षक है महिला सम्मान, सुखमय संसार की नींव। और हमारा मिशन यहाँ किसी एक विचारधारा या पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं, बल्कि स्रोत सामग्री में जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विचार दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह से तटस्थ होकर समझना है। चलिए अब इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ये दस्तावेज सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता। जी, ये इतिहास के उन पन्नों को खोलता है जहाँ से इस पतन की असल शुरुआत हुई, और फिर ये एक बहुत ही अनोखे समाधान की तरफ ले जाता है। सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि लेखक महिलाओं की स्थिति को सिर्फ एक आम सामाजिक नजरिए से नहीं देखते। यहाँ जो थ्योरी दी गई है वो संपत्ति के बनने, युद्धों की शुरुआत और सबसे खास तौर पर मानवीय चेतना यानी आध्यात्म के नजरिए से इस पूरे बदलाव को समझाती है। मतलब ये दस्तावेज हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये गहराई से समझाता है कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, समाज का वो कौन सा ताना बाना था जो टूट गया, और इंसानी सोच में वो कौन सी गिरावट आई जिसने पूरी दुनिया के देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये सच में इतिहास को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। अगर हम इस दस्तावेज में दिए गए उस कालखंड की बात करें जिसे स्वर्ण युग या सतयुग कहा गया है, तो वहाँ की जीवन शैली बहुत ही अद्भुत लगती है। जी, वहाँ समाज इतना संतुलित था कि महिलाओं का नाम पुरुषों से पहले लिया जाता था। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक उदाहरण दिया है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। उस समय परिवार की पहचान और जो भी संपत्ति होती थी वो माँ के नाम से चलती थी, जो आज के दौर में सोचना भी मुश्किल लगता है। सुनने वालों के लिए विचार करने वाली बात है कि आज की आधुनिक दुनिया में जहाँ बराबरी के लिए इतने सारे कानून बन रहे हैं, वहाँ उस प्राचीन समाज में ये सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मौजूद था, कोई संघर्ष नहीं था। और इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस श्री शब्द के असली अर्थ पर थोड़ा रुककर गौर करना होगा। अक्सर हम आज के समय में शादी के कार्ड्स पर नाम के आगे श्री या श्रीमती लगा देखते हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये सिर्फ मिस्टर या मिसेस की तरह एक साधारण सा टाइटल है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि प्राचीन समय में नामों के आगे लगने वाला ये श्री अक्षर कोई आम उपाधि नहीं थी। ये उस समय की श्रेष्ठ मानवीय आत्मा, पवित्रता और एक ऊंचे चरित्र को दर्शाता था। एक तरह का आत्मिक सम्मान था वो। हाँ, ये एक सम्मान था जो उस व्यक्ति के आत्मिक स्तर को दिखाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जिसे कलयुग कहा जाता है उसका अंत करीब आया, तो ये प्रथा महज एक औपचारिकता बनकर रह गई। नामों से वो असली श्री यानी वो श्रेष्ठता हट गई। जी, हम आज राधा कृष्ण या सीताराम जैसे नाम तो बहुत श्रद्धा से लेते हैं, लेकिन दस्तावेज के अनुसार ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्यों में वो देवतुल्य श्रेष्ठता और वो आध्यात्मिक ऊंचाई अब नहीं बची है। ये बहुत ही गहरी बात है, और शायद यही वो श्रेष्ठता थी जो उस समय की संस्कृति का मुख्य आधार थी। इस चर्चा में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक का भी जिक्र किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिसका सीधा सा अर्थ है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तुल्य बन जाता है, उसका अपना समाज स्वर्ग जैसा हो जाता है। सही कहा। इसके अलावा एक और बात जो बहुत ध्यान खींचती है वो ये है कि नारी को सिर्फ जन्म देने वाली एक दयालु माँ के रूप में ही नहीं देखा गया, उसे रक्षक और संहारक के रूप में भी उतनी ही मान्यता मिली। जगदम्बा, सरस्वती और दुर्गा जैसी देवियों के जो रूप हैं वो उसी शक्ति के प्रतीक हैं। बिल्कुल, और शक्ति के साथ साथ महिलाओं के चरित्र और उनकी आंतरिक दृढ़ता को भी सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था।
यहाँ सावित्री की कहानी का जो उल्लेख है वो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, वो एक केस स्टडी की तरह दी गई है ना। जी, सावित्री ने अपने चरित्र, अपनी पवित्रता और अपनी मानसिक शक्ति के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण वापस पा लिए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि उस काल में नारी की आंतरिक शक्ति को समाज में कितना मजबूत माना जाता था। उसे सच में घर की और समाज की दिशा तय करने वाली एक धुरी माना जाता था। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतना सम्मान, इतनी ताकत और ऐसी शानदार मात्र सत्तात्मक व्यवस्था आखिर टूट कैसे गई? यही वो मोड़ है जहाँ से इतिहास बदलता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे एक आधुनिक रूपक से समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई को-ऑप वीडियो गेम चल रहा हो, जहाँ सारे खिलाड़ी मिलके एक टीम की तरह जीतते हैं। गेम बहुत शांति से चल रहा है और फिर अचानक एक अपडेट आ जाता है। बिल्कुल, अचानक गेम का एक नया अपडेट आता है और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी एक दूसरे से लड़के बचने वाला गेम बन जाता है। इस दस्तावेज के अनुसार द्वापर युग की शुरुआत में मानव समाज के साथ बिल्कुल यही हुआ। समाज के नियम पूरी तरह बदल गए। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से हजम नहीं होती वो ये कि महज खेती शुरू होने से अचानक महिलाओं के अधिकार कैसे छिन गए। ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लगता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई रातों रात हुआ जादुई बदलाव नहीं था। ये मानवीय विकास और अर्थव्यवस्था के जन्म का सीधा परिणाम था। जब इंसानों ने जंगलों में भटकना छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, तो पहली बार इतिहास में सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा अनाज और धन इकट्ठा होने लगा। सही। अब जब आपके पास स्थायी जमीन है, घर है और अनाज के भंडार हैं, तो कोई दूसरा कबीला उसे लूटने आ सकता है। इसलिए उसकी रक्षा की जरूरत महसूस हुई। यहीं से जमीन और संसाधनों को लेकर युद्ध बढ़ने लगे। और क्योंकि युद्ध के मैदान में शारीरिक ताकत की जरूरत थी और बायोलॉजिकली पुरुष ज्यादा बलवान थे, इसलिए उन्होंने रक्षा करने की जिम्मेदारी ले ली। बिल्कुल, और यहीं से सारा खेल बदलना शुरू हुआ। जो पुरुष रक्षक था वो धीरे धीरे सैनिक बना और सैनिक से वो शासक बन गया। कंट्रोल या पावर पूरी तरह से पुरुषों के हाथों में जाने लगी। परिवार की पहचान माँ की बजाय पिता के नाम से होने लगी। तो ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक पूरी सामाजिक संरचना का पतन था। समाज में ऐसे नियम और परंपराएं गढ़ी गईं, जिन्होंने इस पुरुष प्रधानता को और मजबूत कर दिया। धीरे धीरे स्त्रियों की भूमिका केवल घर की चारदीवारी और बच्चों को पालने तक सीमित कर दी गई। उनके शिक्षा और फैसले लेने के अधिकार सब कुछ छीन लिए गए। और जब ये इतना बड़ा बदलाव हुआ तो उसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा और विनाशकारी रहा होगा। इस स्रोत सामग्री में इस पतन का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है वो सच में झकझोर देने वाला है। बहुत ही संवेदनशील विश्लेषण है। जरा इस स्थिति की कल्पना करें, जब महिलाओं को घर के अंदर कैद कर दिया गया, उनके आर्थिक अधिकार खत्म कर दिए गए, तो उनके मन में सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा और अनजाना सा डर पैदा हो गया। ये डर था घर के रक्षक यानी पुरुषों को खो देने का, क्योंकि अब उनके बिना समाज में उनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं बचा था। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जी, लेखक समझाते हैं कि जब महिलाओं के पास अपनी खुद की कोई शक्ति या संपत्ति नहीं बची, तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और पुरुषों का ध्यान अपनी ओर बनाए रखने के लिए उन्हें मजबूरन अपनी सुंदरता और रूप रंग का सहारा लेना पड़ा। मतलब घर के पुरुषों को खुश रखने की ये कोशिश किसी शौक से नहीं, बल्कि ये गहरी असुरक्षा और मजबूरी से जन्मी थी। बिल्कुल, लेकिन समय के साथ साथ इसका परिणाम बहुत ही भयानक निकला। पुरुष प्रधानता समाज पर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि पुरुषों ने स्त्रियों को एक इंसान समझने के बजाय मात्र एक भोग की वस्तु या अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। एक ऐसा समाज जहां पहले नारी को देवी माना जाता था, वहां अब उस पर अत्याचार होना एक आम बात हो गई। और यहाँ दस्तावेज बहुत निष्पक्षता से एक बात और स्पष्ट करता है कि इस पतन में सिर्फ एक पक्ष शामिल नहीं था। हाँ, मजबूरी, खुद की सुरक्षा या सत्ता प्राप्ति की चाह में कई बार महिलाओं ने भी अपनी मर्यादाएं लांघी। दोनों ही पक्ष अपने अपने असुरक्षाओं के कारण एक दूसरे के पतन का कारण बनने लगे। स्त्री और पुरुष के बीच जो एक पूरक रिश्ता था, वो एक गहरी खाई में बदल गया। समाज का संतुलन बिगड़ गया। अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्पष्ट श्रृंखला है। भौतिक संपत्ति ने सत्ता को जन्म दिया, सत्ता ने शारीरिक बल को सबसे ऊपर रखा, शारीरिक बल ने पुरुष प्रधानता को जन्म दिया और पुरुष प्रधानता ने शोषण और डर को। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा में इंसान ने एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर देखने की क्षमता
हमेशा के लिए खो दी। सब कुछ सिर्फ उस नश्वर शरीर और भौतिक चीजों तक सिमट कर रह गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो एक न एक दिन विद्रोह जरूर जन्म लेता है। और समाज में ऐसा ही हुआ। जब शोषण की अति हो गई तो कई साहसी महिलाओं ने समाज की इन बीड़ियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इस स्रोत में इतिहास की कई महान महिलाओं का बहुत ही सम्मान के साथ उल्लेख किया गया है, जैसे महाप्रजापति गौतमी, संघमित्रा, रानी दुर्गावती, मीराबाई। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई या सावित्रीबाई फुले का ही उदाहरण ले लीजिए। एक ऐसे दौर में जब महिलाओं का घर से निकलना भी पाप माना जाता था, तब उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। समाज के पत्थर सहकर भी उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया। पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। और ये संघर्ष सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। बिल्कुल। दस्तावेज में 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप की महिला मजदूरों के ऐतिहासिक संघर्ष का भी जिक्र है, जिसने काम के घंटे कम करने और बेहतर वेतन के लिए आवाज उठाई। और यही वो आंदोलन था जो आगे चलकर 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव बना। आज हम देखते हैं कि महिलाएं विज्ञान से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। सुरक्षा के लिए संसदों में कई सख्त कानून भी बनाए गए हैं, नीतियां बनी हैं और लाखों महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता पाई है। ये सब बहुत ही सकारात्मक लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर ये स्रोत सामग्री हमें रोककर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दस्तावेज इस वास्तविकता की ओर ध्यान खींचता है कि इतने कड़े कानूनों, इतनी जागरूकता और आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद आज भी समाज में स्त्रियों का शोषण और उत्पीड़न रोज क्यों बढ़ रहा है। रोजाना ऐसी खबरें सामने आती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ बाहरी बदलाव या पुलिस की सख्ती इस समस्या का पूरा समाधान नहीं है। बीमारी कहीं ज्यादा गहरी है। और ठीक इसी बिंदु पर आकर इस स्रोत सामग्री का सबसे अनोखा और समाधान वाला हिस्सा सामने आता है। यह एक पूरी तरह से आध्यात्मिक समाधान की बात करता है। जी, एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक घटना। स्रोत के अनुसार वर्ष 1937 में स्वयं निराकार परमपिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से समाज के उत्थान का यह सबसे बड़ा काम एक बार फिर महिलाओं के हाथों में सौंपा। ये जानकारी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरी तरह से समर्पित कन्याओं द्वारा संचालित है। स्रोत बताता है कि लगभग 15,000 समर्पित कन्याएं पिछले 90 सालों से पूरी दुनिया में ये अनोखा काम कर रही हैं। वे सभी एक बहुत ही ऊंचे अनुशासन में रहकर ईश्वरीय ज्ञान सिखा रही हैं। 15,000 समर्पित महिलाएं जो एक वैश्विक संस्था को चला रही हैं, वो भी बिना किसी पारंपरिक पुरुष नेतृत्व के। यह अपने आप में मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। स्रोत में माउंट आबू स्थित उनके मुख्यालय की दिव्यता का भी जिक्र है, जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति एक दिव्य अनुभव किए बिना वापस नहीं लौटता। लेकिन सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वे सिखा क्या रही हैं? ये कोर फिलॉसफी क्या है जो इतने पुराने सामाजिक घावों को भर सकती है? उनकी ये शिक्षा का जो मूल सार है वो सुनने में बहुत सरल है। ये संगठन सिखाता है कि हर इंसान सबसे पहले खुद को इस भौतिक शरीर से अलग एक चेतन आत्मा माने और सामने वाले हर इंसान को भी सिर्फ एक आत्मा के रूप में ही देखे। मतलब शरीर के स्तर पर भेदभाव से उठकर आत्मा के स्तर पर जुड़ना। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी पे लागू करके देखें, अगर मैं सामने वाले को एक आत्मा के रूप में देख रहा हूँ तो वो सवाल ही खत्म हो जाता है कि सामने वाला स्त्री है या पुरुष। बिल्कुल। शरीर के स्तर का जितना भी भेदभाव है वो उस एक पल में समाप्त हो जाता है, जो समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। यही वो आध्यात्मिक चाबी है जिसकी बात ये दस्तावेज कर रहा है। बाहरी कानून सोच को नहीं बदल सकते। लेखक का मानना है कि जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक सृष्टि परिवर्तन संभव नहीं है। संस्कार बदलने से ही समाज में बदलाव आ सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे मातृसत्ता से शुरू हुआ सफर संपत्ति के कारण पुरुष प्रधानता में बदला, फिर अधिकारों की लड़ाई बनी, और अब स्रोत सामग्री एक पूरी तरह से नए आध्यात्मिक और आत्मिक दृष्टिकोण को इसका अंतिम समाधान बता रही है। और सूचनाओं की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में ये नजरिया बहुत जरूरी है।
ये दस्तावेज सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, ये इंसानी पहचान की बुनियाद को समझने का एक शानदार टूल है। शरीर और भौतिक चीजों से परे देखने की ये कला समाज के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। सही कहा। और आज की इस विस्तृत पड़ताल को हम एक बहुत ही अलग विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचिए, आज की दुनिया जिस तेजी से वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स जैसे डिजिटल स्पेस की तरफ बढ़ रही है, जहां शायद हमारे कोई भौतिक शरीर नहीं होंगे, सिर्फ हमारी चेतना होगी, तो क्या ये मुमकिन है कि तकनीक अनजाने में ही सही हमें वापस उसी आत्मिक दृष्टिकोण की तरफ धकेल रही है? बिल्कुल, जहां जेंडर या शारीरिक ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर कल सुबह दुनिया का हर इंसान सामने वाले को उसके लिंग या रूप से नहीं, बल्कि सिर्फ एक निराकार आत्मा के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमारे मन के सारे डर कितनी जल्दी बदल जाएंगे। इस विचार को अपने साथ रखिएगा।